हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने खोज की और ये पता लगाया कि जो परमाणु है उसमें भी और अपरमाणु कण होते हैं, छोटे छोटे और कण विद्यमान होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। तो बात ये आई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद ये बात सामने आई कि उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट क्या होगी, वो किस प्रकार से सजे होंगे किसी भी परमाणु के अंदर, यानी किस प्रकार से वो अरेंज होते हैं, किस प्रकार से वो होते हैं उस परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है, प्रोटॉन कहाँ पड़ा है, न्यूट्रॉन कहाँ पड़ा है, किस प्रकार वो रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी थी। तो उस टाइम बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल तैयार किए। मॉडल तैयार करने का मतलब है कि उन्होंने अपने अपने जो है खोज के द्वारा ऐसे मॉडल तैयार किए जिनके द्वारा उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो परमाणु के अंदर किस प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो यानी पूरे परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखने की बात आई तो उसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल दिया वो थे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यानी थॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल बोलते हैं, यहाँ पर थॉमसन लिखा हुआ है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल देखते हैं। तो थॉमसन परमाणु मॉडल ने क्या बताया कि जो परमाणु है वो एक ऐसा गोला होता है, एक ऐसा गोला होता है जो धनावेशित होता है, यानी कि वो धनावेश से बना एक गोला होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गड़े होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन गड़े होने का मतलब है धसे होते हैं, उसके अंदर धसे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि जो प्रोटॉन उसके अंदर हैं उन प्रोटॉन की वजह से वो पूरा एक गोला बना हुआ है। ठीक है, जो एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कहीं कहीं जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धसे होते हैं, ये उन्होंने बताया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे वाटरमेलन होता है हमारा, जो तरबूज होता है, उसका अगर हम रेड वाला पार्ट देखते हैं, लाल हिस्सा देखते हैं, तो उसको मान लीजिए कि वो हमारा सारा क्या है, यहाँ पर वो हमारा धनावेशित भाग है। और उसमें जो बीज होंगे उसके अंदर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो उसमें धसे होते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि वह परमाणु धनावेश और ऋणावेश के कारण क्या होता है, वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, यानी जितना उसके ऊपर ऋणावेश होता है उतना ही उसके ऊपर धनावेश होता है, और वो कुल जो मतलब कि टोटली अगर देखा जाए तो वो उदासीन होते हैं। तो ये दो बात उन्होंने बताई। तो लिखते हैं शाबाश। पहली जो उन्होंने बात बताई वो क्या थी कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। क्या होते हैं, धसे होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाटरमेलन की तरह, यानी जो हमारा परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जितना उसके ऊपर धनावेश होता है उतना ही उसके ऊपर ऋणावेश होता है, और वो वैद्युतीय रूप से अगर देखा जाए तो वो उदासीन होते हैं, यानी ना तो उसके ऊपर ऋण आवेश होता है नेट, ना उसके ऊपर धनावेश होता है। जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, और जिसके कारण दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और वो उदासीन कहलाते हैं। तो हम बताएंगे कि परमाणु पर धनावेश व ऋणावेश परिणाम में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, जिनके कारण जिसके कारण परमाणु
वैद्युतीय रूप से वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दे देता है और उसके ऊपर आवेश आता है। वो आप शायद पहले भी पढ़ चुके हों, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हिस्ट्री की, कि जब तक सिर्फ ये खोज की गई थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर हैं और वो किस प्रकार से अरेंज है। उस समय ये खोज नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, प्रोटॉन दे दिए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए या दे दिए जाएंगे तो कितना आवेश होगा वगैरह। हमें सिर्फ ये देखना था एक बार कि ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो उस हिसाब से जब देखा गया कि एक परमाणु अगर है, अगर उसने किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा, ना ही इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो नेट आवेश उसके ऊपर जीरो है, यानी वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि जितना उसमें धनावेश है उन प्रोटोनों के कारण और जितना उसमें ऋणावेश है उन इलेक्ट्रॉनों के कारण, वो परिणाम में बराबर है, जिसकी वजह से वो उदासीन होते हैं। तो ये बताया थॉमसन मॉडल ने। उनकी बस एक ही बात मान्य की गई कि दूसरी बात जो थी वही उनकी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात को वो उन्होंने लिख तो दिया था, मतलब कि उन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल में बताया तो था, लेकिन आगे चलकर जो है इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने जब परमाणु मॉडल सामने रखे तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से ये परमाणु मॉडल फेल हो गया। देखिए, हर एक परमाणु मॉडल तभी आता है जब पीछे वाला फेल हो जाए, तभी तो खोज बढ़ती गई। लेकिन हाँ, पीछे वाले परमाणु मॉडल से कुछ न कुछ ऐसी बात सीखने को जरूर मिलती है जो आज तक मानी जाती हैं। जैसे इन्होंने एक बात बताई कि परमाणु जो है वो विद्युत रूप से अगर देखा जाए ना, वैद्युत रूप से, तो वो उदासीन होते हैं। ये उनकी सच बात थी। लेकिन ये नहीं था कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोले का एक भाग होता है, मतलब गोलाकार होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये बात उनकी गलत साबित हुई। फिर आगे चल के साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसे बोला जाता है, उन्होंने भी, उनके भी मन में बहुत सारी इच्छा थी कि वो किसी तरह से जो है पता करें कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार से विद्यमान होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक मॉडल तैयार किया, जिस मॉडल में उन्होंने क्या करवाया कि एक गोल्ड फॉयल ली, यानी कि गोल्ड यानी कि सोने की पतली पन्नी ली, एक जो लगभग 1000 परमाणुओं की मोटी परत के बराबर थी। सिर्फ 1000 परमाणु। एक परमाणु को आंखों से देखना बहुत ही नगण्य होता है, और आपको पता है मिलियंस ऑफ, अगर हम परमाणु को एक के ऊपर एक रखें तो कागज जितनी एक परत मुश्किल से बन पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उस फॉइल को जब लिया, उस पतली पन्नी को जब लिया, उसमें से अल्फा कणों को गुजारा। अल्फा कणों को गुजारने पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन देखी जो उन्होंने सोचा था उस बात के बहुत विपरीत थी। फिर उन्होंने वहां से कंक्लूजन निकाल कर दिया, ये निष्कर्ष निकाल कर दिया कि उस परमाणु के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है विद्यमान होते हैं। तो चलिए उनका मॉडल देखते हैं क्या था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, देखिए शाबाश, आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है। रदरफोर्ड ने एक यहाँ पर जो रेडिएशन, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, एक लाइट की जैसे बीम होता है, जैसे लाइट प्रकाश का एक रास्ता होता है बिल्कुल सीधी, उसी तरह से एक लाइट का बीम गया, जैसे लेजर लाइट होती है कुछ उस तरह से। और उसमें क्या थे, उसमें अल्फा कण थे। क्या थे, अल्फा कण। अल्फा कणों का एक पूरा बीम था, अल्फा कणों का पूरा एक ऐसे लेजर थी, और वो जाकर सीधी टकराई किस पर, इस गोल्ड फॉयल पर, ये सोने की पन्नी के ऊपर। जो कितनी मोटाई की थी, लगभग 1000 परमाणु जितनी मोटाई की थी सिर्फ। जब उन्होंने उसके अंदर से उन अल्फा कणों को गुजारा तो उन्होंने, देखिए बाहर जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन बहुत सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी आवेशित कण जब गिरता है तो ये वहां से चमकती है।
जैसे होता है ना कई जगह पे कोई चीज़ गिरे तो वो चमकती है कोई चीज़, ऐसे ही उन्होंने एक स्क्रीन ली और ये किसकी बनी थी, ये बनी थी जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फाइड, ZnS की बनी हुई थी। और उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लिया अल्फा कण टकराएंगे, क्योंकि अल्फा कण जो है वो आवेशित कण थे, जैसे ही टकराएंगे तो उन्होंने वहां पर क्या देखना शुरू किया कि वहां वहां पर क्या था, वो टकरा रहे थे और वहां से रोशनी निकल रही थी, मतलब चमक आ रही थी। उन्हें पता चलता जा रहा था कितने कण इसके अंदर से गुजरकर स्क्रीन के ऊपर टकरा रहे हैं और कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टकराया तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे चमक देखी, यहाँ पर उन्होंने चमक देखी, यहाँ पर देखी, इस प्रकार से उन्होंने देखा। तो ये उनका अरेंजमेंट था। अब ध्यान से सुनिए, अल्फा कण कहते किन्हें हैं। हीलियम आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, हम करते हैं ना जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। तो हीलियम जो हमारा होता है, हीलियम का 2 पॉजिटिव, यानी जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गवा देता है तब जो उसका एक क्या बनता है, जो आवेशित जो कण बनेगा, जो पार्टिकल बनेगा, एक मतलब कि ऐसा आवेशित आयन बनेगा, उसकी उन्होंने क्या किया, यहाँ पर टकराया, उसका ये बीम था, यानी इसमें बहुत छोटे छोटे हीलियम के कण थे और वो हीलियम के कणों का पूरा एक ऐसे बीम था, पूरा का पूरा एक ऐसे सीधी लेजर थी और वो टकरा रही थी किस पर, उस गोल्ड फॉयल के ऊपर, यानी उस सोने की पतली पन्नी के ऊपर। और इनका क्या खासियत थी, इनका द्रव्यमान जो है वो होता है 4U के बराबर। तो ये जो है, ये इतने द्रव्यमान के कारण ये ज्यादा गति से मूव कर सकते थे, चल सकते थे, तो इनकी गति बहुत तेज थी। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, देखिए यहाँ पर इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, काफी चीजें हमने पढ़नी है, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट क्या किया, यानी कि सोचा क्या था। दूसरी बात, फिर उन्होंने मतलब कि कैसे अरेंजमेंट किया वो लिखना है हमें। फिर हमें लिखना है कि उन्होंने क्या पाया, कि उन्होंने देखा क्या, ऑब्जर्व क्या किया, वो लिखना है। फिर उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर, वो निकलने के ऊपर निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने, कि बताया क्या कि इनके आधार पर क्या क्या होगा, वो देखा। और फिर उनका परमाणु मॉडल सिद्ध किया गया और फिर उनकी कमियां। ये 4-5 पोर्शन है जो आपको इसमें करने हैं। तो पहला क्या था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या चीज बनाई, उन्होंने सोने की पतली सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया, जो 1000 परमाणुओं जितनी मोटी थी, इतनी मोटाई की थी। और उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों को इस पन्नी पर टकराया गया, जो हीलियम के आवेशित कण थे, हीलियम 2 पॉजिटिव, वह जिनका द्रव्यमान, वह जिनका द्रव्यमान 4U था, जिसके कारण वे बहुत तेज गति से चल सकते थे। ठीक है, उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने क्या किया, और साथ में क्या किया, एक स्क्रीन को लगाया अपने उस एक्सपेरिमेंट में, ताकि जिसके ऊपर वो अल्फा कण आए और टकराए और पता चल जाए
कि वो कहाँ जाकर टकराया है, कितनी दूर जाकर टकराया है। ठीक है, तो ये उन्होंने किया। फिर उन्होंने इसके बाद क्या देखा, उनका मानना ये था कि हीलियम के जो ये कण है, ये जो कण है ये भारी हैं, परमाणु के अंदर पड़े उस, जो परमाणु के अंदर जो भी एक पॉजिटिव होगा, यानी कि जो भी उसका प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन से भारी होंगे। तो प्रोटॉन से भारी होने के बाद भी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो है विक्षेपित हो गए, ये मुड़ गए। यानी उनका एक ऐसा मानना था कि जैसे आप टिश्यू पेपर लीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर अगर हम किसी भी 15 इंच के एक गोले को छोड़ते हैं तो टिश्यू पेपर आपको वापस उस गोले को अपने ऊपर फेंक देता है, मतलब टकरा कर टिश्यू पेपर से और वापस आ जाए। तो ये असंभव सी बात थी, और यही असंभव सी बात उनको इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिली। अब इनके मेन पॉइंट्स क्या थे वो लिखते हैं शाबाश। मुख्य बिंदु क्या थे? पहला बिंदु क्या पाया गया कि ज्यादातर अल्फा कण, ज्यादातर अल्फा कण पन्नी से सीधे निकल गए। भाई ज्यादातर जो कण थे वो पन्नी से सीधे निकल गए, वो कहीं नहीं मुड़े, अपने रास्ते से भटके नहीं, बिल्कुल सीधे निकल गए। पहली तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व की शाबाश उन्होंने, कि बहुत कम जो कण थे, मतलब कि बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण क्या हुए, बहुत कम अल्फा कण जो थे वो विक्षेपित हुए। कण छोटे कोण से, छोटे कोण से विक्षेपित हुए, ये उन्होंने बात देखी। तीसरा उन्होंने क्या देखा कि 12,000 में से, प्रत्येक 12,000 में से कोई एक कण, कोई एक कण वापिस टकराकर 12,000 में से कोई एक कण टकराकर वापिस आया। कहने का मतलब है 180 डिग्री के कोण से वो क्या आता है, वापिस आता है। जैसे इस तरफ से गया, टकराया और इसी तरफ वापिस, तो मतलब दोनों में क्या हुआ, कोण 180 डिग्री का हो गया, जिससे आया उसी रास्ते से वापिस आ गया। ये कम से कम 12,000 में से कोई एक कण था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उन्होंने ये 3 ऑब्जर्वेशन देखी, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला उनके ऊपर। अब इन तीनों चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बातें उनको चौंका देने वाली थी। क्योंकि उनको पता था कि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन पड़े हैं, लेकिन वो प्रोटॉन इतने तो नहीं है कि वो अल्फा कणों को विक्षेपित कर दें। तो उनके लिए ये एक ना मानने वाली बात के बराबर थी, असंभव बात। उन्होंने इनको महसूस किया कि असंभव बात है। फिर उन्होंने इस पर और रिसर्च करके ये निष्कर्ष निकाला कि ये 3 पॉइंट जो उन्होंने ऑब्जर्व किए, इन 3 पॉइंटों को कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि पता चले कि उसके अंदर क्या है। तो उन्होंने, अब बात आती है निष्कर्ष की। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे ऐसे थे जो सीधे निकल गए, सीधे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत कम कोण पर क्या हुए, विक्षेपित हुए। बहुत कम कोण पर विक्षेपित होने का मतलब देखिए, जैसे ये यहाँ पर हमारा ये अल्फा कण आया ऐसे, यहाँ से ये सीधा ऐसे मुड़ गया, मतलब बहुत कम कोण पर जाना सीधा चाहिए था, थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंट हो गया, मुड़ गया, और बहुत कम कोण पर विक्षेपित होकर वो निकल गए। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही है। कैसे पता चला, मान लिया यहाँ पर कोई कण आया,
यहाँ से यहाँ चला गया, तो उनको पता था कि सीधा जाना था, लेकिन थोड़ा सा किसी एक कोण पर वो क्या हो गया, विक्षेपित हो जाता है। तो उन्होंने ये देखा, फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कण जो जिस रास्ते से गए उसी से वापस आ गए, जैसे ये दिख रहे हैं, ये वापस आ गए, टकराया और वापस आ गया। उसी प्रकार ये दिख रहा है, देखिए ये जिस तरफ से आया उसी तरफ से वापस टकराया और उसी तरफ वापस चला गया, यानी कि जैसे यहाँ पर ऐसे आएगा, टकराएगा और इसी रास्ते से वापस। वो कम से कम 12,000 कणों में से कोई एक कण था जो ऐसे वापस आया। अब उनके निष्कर्ष क्या थे, शाबाश, निष्कर्ष हमने पढ़ने हैं। पहले बिंदु को कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने कि ज्यादातर अल्फा कण जो है पन्नी से सीधे निकल गए, इसका अर्थ ये था कि उस परमाणु के अंदर ज्यादातर भाग जो है वो खाली था, वैकेंट स्पेस था। ताकि देखिए अगर उसके अंदर कुछ ऐसा होता तो ये आवेशित कण उनसे विक्षेपित तो होते, या तो उनकी तरफ खिंच जाते या उनसे दूर की तरफ चले जाते। ऐसा हुआ क्यों? देखिए हुआ क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी पड़े हैं और इलेक्ट्रॉन भी पड़े हैं। अगर वो विक्षेपित हुए हैं, कहीं से टकराकर उनसे दूर की तरफ मुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पॉजिटिव यानी कि प्लस का आवेश है, जिसके कारण वो विक्षेपित हुए हैं। क्योंकि हमें पता है प्लस वाला प्लस वाले को दूर भगाता है, माइनस वाला माइनस वाले को दूर भगाता है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए शाबाश, तो उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा कणों का सीधे निकलना यह दर्शाता है कि परमाणु के अंदर ज्यादातर भाग खाली है, यानी वेकेंट स्पेस पड़ा है, खाली भाग पड़ा हुआ है उसके अंदर। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट उनका क्या था कि बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बिल्कुल स्मॉल एंगल से विक्षेपित हो गए, अपने जो रास्ते से भटक गए। उसका उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि उस परमाणु के अंदर बहुत कम जगह के अंदर, बहुत कम स्पेस में एक क्या है, धनावेश जो है वो पड़ा हुआ है। यानी कि धनावेश का मतलब पॉजिटिव कोई ऐसा जो है चार्ज यानी आवेश पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये पॉजिटिव वाले जो कण गए ये विक्षेपित हुए। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम भाग में धनावेश परमाणु के अंदर पड़ा है, जिसके कारण बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, छोटे कोण से विक्षेपित हुए। यानी बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो छोटे कोण से विक्षेपित हुए। उसका अर्थ ये था कि बहुत कम भाग में जो है धनावेश जो है उसके अंदर पड़ा है, यानी पॉजिटिव जो है उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। तीसरा उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 12,000 में से कोई एक कण
टकराकर वापस आया तो इसका अर्थ ये था कि सामने वाली जो चीज है वो बहुत भारी है, जिससे इतना बड़ा कण भी टकराकर, जो उन्होंने सोचा कि अल्फा कण तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा प्रोटॉन से, लेकिन उससे टकराकर वापस आया तो मतलब वहां पर कुछ न कुछ इससे ज्यादा द्रव्यमान वाली कोई चीज है जिससे टकराकर वो वापस आता है। तो उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के बहुत कम आयतन में धनावेश विद्यमान है, वह परमाणु का कुल द्रव्यमान भी उस आयतन में विद्यमान होगा। यानी उन्होंने, देखिए इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, एनसीईआरटी से थोड़ी सी अलग लिखी होगी चाहे, लेकिन है वही। समझिएगा क्या है कि परमाणु के अंदर बहुत कम भाग में, बहुत कम आयतन में क्या पड़ा है, जो आवेश है, जो मतलब कि जो धनावेश था, वो ये तो सोचा गया कि बहुत कम जगह में पड़ा है, तो वो बहुत कम आयतन में धनावेश है और वो एक ही जगह के ऊपर है और वहीं पर उसका परमाणु का कुल द्रव्यमान है, उस परमाणु का कुल द्रव्यमान भी वहीं पर है। अब जैसे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे कण सीधे चले गए क्योंकि यहाँ पर खाली जगह थी, बहुत सारे कण यहाँ पर टकराए और विक्षेपित हो गए, और ये जो बीच वाला आपको पार्ट दिख रहा है, यानी ये बहुत कम आयतन में है, ये जो उसका आवेश है, यहाँ पर आवेश पड़ा है, कौन सा आवेश है, धनावेश है, पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव, जो धनावेश था पूरे परमाणु का, वो बहुत कम आयतन की जगह में पड़ा था और इसी जगह में उस परमाणु का कुल द्रव्यमान भी विद्यमान था। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो ये 3 पॉइंट थे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाल कर बताए कि किस प्रकार से किसी परमाणु के अंदर जो है धनावेश पड़ा होगा, किस प्रकार से उसका द्रव्यमान एक ही जगह पर होगा। क्यों? क्योंकि बाद में ये पता चलता है कि इसे नाभिक बोला गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े होते हैं, उन्हीं के कारण इसका द्रव्यमान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये था। अब बात करते हैं इसके परमाणु मॉडल के जो मुख्य बिंदुओं की, जो इन्होंने फिर लास्ट में प्रतिपादित किए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार से इसको बनाया, किस क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया, फिर उन्होंने क्या एक्सपेक्टेशन की थी, क्या सोचा था, फिर हमने देखा कि क्या उन्होंने पाया, क्या उनको मिला इस एक्सपेरिमेंट के बाद, और फिर हमने देखा क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाले। अब उनके मेन पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला उन्होंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु का धनावेश परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु का जो धनावेश है वो पूरा धनावेश परमाणु के केंद्र पर होगा और जिसको क्या बोला जाएगा? नाभिक कहा जाता है। वह परमाणु का लगभग या परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। यानी जितना भी द्रव्यमान है वो नाभिक के द्वारा ही होता है। ये सारा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया? क्या उन्होंने इसके बारे में जो लक्षण को बताया कि जो परमाणु हमारे होते हैं,
इन ये परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं वर्तुलाकार भाग में। तो क्या बताएंगे हम कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, ये उन्होंने बताया, जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा। वह इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं। यानी मान लीजिए वो नाभिक है तो वो ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे। इस प्रकार से वो जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं वर्तुलाकार भाग। क्या बोलते हैं? वर्तुलाकार भाग में वो चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, क्या बताया तीसरा पॉइंट उन्होंने? कि नाभिक का या परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, कितना छोटा? कि जो परमाणु की त्रिज्या है, या हम लिख सकते हैं इसमें कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की 1,00,000 गुना छोटी होती है। यानी जो परमाणु की त्रिज्या होगी और जो एक उसके नाभिक की त्रिज्या होगी, वो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की 1,00,000 गुना छोटी होती है। तो इतनी उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये था इसके बारे में, ये उनके मुख्य 3 बिंदु थे। फिर आती है उनकी कमियों के बारे में। क्या ऐसी उनकी कमियां थी कि उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया? तो अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। उनकी मेन कमी क्या थी? कि उनके द्वारा ये बताया, मतलब कि जो स्ट्रक्चर था वो ये बताया गया कि यदि कोई आवेशित कण वर्तुलाकार, जो ये मेन पॉइंट था इनका, ये दूसरा था कि जब कोई आवेशित कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, वर्तुलाकार भाग में जब चक्कर लगाता है तो वो लगातार एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का क्या करता है? ह्रास करता है, ऊर्जा को बाहर निकालता है। ठीक है। अगर कोई भी आवेशित कण जब चक्कर लगाता है, वर्तुलाकार भाग में चक्कर लगाता है, तो वो लगातार एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी निकालेगा, एनर्जी का ह्रास होगा, विनाश मतलब कि निकल जाएगी एनर्जी। और फिर वो क्या होगा? और वह फिर क्या कर कर ऐसे होता हुआ मतलब कि लगातार अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो वो लास्ट में जाकर क्या करेगा? उस नाभिक में गिर जाएगा और वो पूरा का पूरा परमाणु जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा,
ऐसे चक्कर लगाता 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 ऐसे इसमें गिर जाएगा और ऐसे इसमें समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हर टाइम, कोई भी आवेशित कण हर टाइम क्या करता है, हीट को मतलब कि एनर्जी को बाहर निकालता है, ऊर्जा को बाहर निकालता है। जब वो एक क्या करता है, सर्कुलर पाथ में यानी कि हमारे जो वर्तुलाकार भाग में जब वो त्वरित होता है तो वो लगातार जो है एनर्जी का लॉस करता है, ऊर्जा का ह्रास करता है। तो वो जैसे ही वो घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा तो वो लास्ट में कहाँ गिर जाएगा, उस नाभिक में, और नाभिक में गिर गया तो परमाणु क्या हुआ हमारा, अस्थाई। लेकिन हमें ये बात पता थी कि परमाणु तो स्थायी होते हैं, परमाणु है तभी तो पदार्थ है, सारे पदार्थ सभी चीजें किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है, सबकी इकाई ही परमाणु है। तो परमाणु अगर नष्ट हो गया तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। तो इसलिए इनका ये जो मॉडल था ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी आवेशित कण अपने एक कक्ष में चक्कर लगाते हुए अगर वो ऊर्जा का ह्रास करता है तो वो लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा और वो फिर जो है परमाणु नष्ट हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन हमने बाद में देखा कि वो तो स्थायी होता है। तो इसलिए उनका ये जो मोड था यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये उनकी कमी थी, यही उनका मेन पॉइंट था जिसकी वजह से उनका ये मॉडल जो है ये फेल हो गया। लेकिन कहीं तक मैंने आपको बताया था हर एक परमाणु मॉडल कुछ अच्छी बातें बताकर जाता है, तो इन्होंने भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि परमाणु है उसमें बीच में नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जहां पर पूरा का पूरा द्रव्यमान होगा और वहीं पर धनावेश होता है, पूरा कोई फैला नहीं रहता पूरे उसमें, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बातें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट बताई और यहीं से बेस स्टार्ट हुआ था परमाणु का। क्योंकि हर वक्त जब आप परमाणु की बात करते हैं तो आपको एक ही बात ध्यान में आती है कि परमाणु एक ऐसा गोलाकार भाग है जिसके बीच में एक नाभिक है जहां पर पॉजिटिव यानी कि धनावेश है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये था इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले हमारे जो हमारा अगला मॉडल है उसकी तरफ। तो अब बात आती है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था शाबाश, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जब रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को जब बताया तो उसमें एक कमी थी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने कक्ष में, निश्चित कक्ष में अपने चक्कर नहीं लगा पाएगा और वो लास्ट में उस नाभिक के अंदर गिर जाएगा और वो अस्थायी हो जाएगा। लेकिन इस बात को जब इसके बेस पे उनकी थ्योरी फेल हो गई तब नील्स बोर ने उनको एक्सप्लेन किया, उनकी उस बात को एक्सप्लेन किया कि जो भी हमारे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर तो जरूर लगाते हैं लेकिन वो चक्कर लगाएंगे कक्षाओं में, कोश में, और उन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा बोलते हैं। और उनके अंदर और क्या बताया था कि कोई भी, रदरफोर्ड ने बताया था कि जब कोई, रदरफोर्ड के अनुसार कि कोई भी आवेशित कण जब त्वरित होता है वर्तुलाकार भाग मतलब कि उसमें वर्तुलाकार जब वो चक्कर लगाता है तो उससे लगातार जो है एनर्जी का यानी ऊर्जा का विकिरण होता है, ह्रास होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में चक्कर लगाएगा तो वो न तो ऊर्जा को लेता है न ही देता है, तो उसकी ऊर्जा यूं की यूं रहती है, यानी उससे लगातार ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ह्रास नहीं होता। तो उन्होंने क्या बताया, उनके मेन दो पॉइंट थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षा में, कक्षा बोल सकते हैं, कोश बोल सकते हैं, में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा बोला जाता है। क्या कहा जाता है, विविध कक्षा या पृथक कक्षा कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा वो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या पड़ा है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है,
और साथ में क्या है, न्यूट्रॉन है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है इसका द्रव्यमान बनता है। और ये जो दिख रहे हैं आपको इसके चारों ओर, ये इनके कक्ष कहलाते हैं, और इन्हीं कक्षाओं में जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं कक्षाओं में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। उसके बाद क्या देखा गया, शाबाश, तो उसके बाद ये देखा गया कि जब वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें चक्कर लगाएंगे तो वो किस प्रकार से होगा, उनकी जो ऊर्जा होगी वो सीमित रहती है, यानी उन्हीं में रहती है, ऊर्जा का वहाँ पर ह्रास नहीं होता, विकिरण नहीं होता, वो लगातार चक्कर लगाते रहेंगे जब तक नहीं होगा, जब तक बाहर से उनको कोई ऊर्जा न मिल जाए। और इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, ये कक्षाएं आपकी 1 2 3 4 ऐसे होती हैं, इनका नामकरण किया गया है। नामकरण इनको KLMN से लिखते हैं। पहली कक्षा K कहलाती है, दूसरी कक्षा L कहलाती है, तीसरी N कहलाती है, चौथी MNOP, ऐसे चलती रहती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये कक्षाएं जो हैं KLMNOP ऐसे चलती रहती हैं। इन्हीं कक्षाओं में जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर उन्होंने अपना दूसरा पॉइंट जो है वो बताया। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उनमें उनसे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इलेक्ट्रॉन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वह ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ये उन्होंने बताया। अब इसमें क्या होगा, जैसे देख लीजिए, मान लिया कोई हमारा यहाँ पर नाभिक है और उसके चारों तरफ ऐसे कक्ष बने हुए हैं, तो इन कक्षाओं में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो वो इसी में चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उसकी यूं की यूं रहती है, सीमित रहती है, क्योंकि हर एक कक्ष जो है वो ऊर्जा, मतलब कि हर एक कक्ष को हम क्या कहते हैं कि वो अपनी एक ऊर्जा लिए हुए है, उसके अंदर अपनी ऊर्जा विद्यमान है। हर एक कक्ष की अपनी एक ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को उससे ज़्यादा ऊर्जा दे दी जाती है तो वो फिर बाहर की तरफ जो हमारे जितने भी कक्ष होंगे उसमें चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हम होता है ना कि किसी चीज कोई चीज को ऊर्जा मिल जाए तो बाहर की चीज छलांग लगाती है, मतलब बाहर चली जाती है, तो बड़े कक्ष जो होंगे उनमें चली जाएगी। और जैसे ही वो क्या होगा, मान लिया यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और उससे ऊर्जा ले ली जाती है या उससे ऊर्जा निकल जाती है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वापस नीचे वाले कक्ष में आ जाता है। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी उसी कक्षा में जब तक चक्कर लगाते रहेंगे जब तक उसको बाहर से न तो ऊर्जा मिले और ना ही वो ऊर्जा को विकिरण कर दे। अदरवाइज अगर उसी में भी एक ही उस कक्ष में पड़ा है तो उसी में चक्कर लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, क्योंकि हर एक कक्ष की जो ऊर्जा है वो सीमित होती है, यूं की यूं रहती है। तो ये था इसके बारे में। तो होपफुली आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।